नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज 4 मार्च है और आप सबको पता है कि कल ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने इस साल का बजट पेश किया है और बजट में कई उम्मीदों के साथ सरकार आई है सामने, इस उम्मीद के साथ कि राज्य के अंतिम आदमी तक विकास की किरणें पहुँचें। और यही मुख्यमंत्री ने कल कहा भी बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड का यह बजट कैसा है, क्योंकि अखबारों में आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ी होंगी। पक्ष की अपनी प्रतिक्रिया है जो बजट का पुरजोर समर्थन करेगा, जाहिर है, और विपक्ष इसके विरोध में है कि विपक्ष का कहना है कि बजट तो लोगों के हित के हिसाब से नहीं बनाया गया है। इससे अलग हम जानने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में कि आखिर बजट है कैसा और इस बजट से सच में किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। और इस पर बात करने के लिए हमने 2 लोगों को बुलाया है। तो खास लोगों को अपने स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं विनय सौरागी साहब को, जो शहर के जाने माने उद्योगपति हैं, और संजय मिश्र जी का, जो प्रभात खबर अखबार के संपादक और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। संजय जी, पहले तो आपके अखबार को आज सुबह देखा, काफ़ी अच्छा सजा हुआ अखबार था, काफ़ी चीज़ विस्तार से बजट के बारे में बताया गया है। आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? देखिए, अब जो भी पिछले जो हम लोगों ने एक तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से उबरने के वक्त ही ये जो बजट जो चीज़ें होती थी पहले बड़ी लोक लुभावन चीज़ें होती थी, पॉपुलिस्ट होते थे। अब जो बजट हो रहा है कि आप राज्य का देखिए या इसके पहले जो केंद्र सरकार की बजट आई है, अब उसमें पॉपुलिस्ट चीज़ों के जगह पर जो चीज़ें हैं, हेल्थ सेक्टर पर जो चीज़ें हैं, सोशल सेक्टर पर जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि अब बजट बनाने में जो पहले जो पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेयर रहता था, उसमें होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक लुभावना बना दिया जाए। उसके जगह अब है कि वास्तविक जो बजट होना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, उस पर अब जोर है। और ये बजट उस बात की पुष्टि करता है कि अब जो है हमको सोशल सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है। जो चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं इनकार करता हूँ कि कुछ लोक लुभावन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये इस मायने में बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है, जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ को लेकर के जो सोचने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर की जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए संकट है। इस संकट को लेकर के इस बजट में उसकी एक दृष्टि दिखती है और मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा, जो अभी जो स्थितियाँ बनी हुई उसमें बहुत अच्छा बजट है। सौरागी साहब, आपको कैसा लगता है बजट? देखिए, ये जो बजट है, मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल के अंतराल में जो झारखंड बना, अब हम लोग 1 लाख करोड़ का बजट हम लोग पहली बार पेश कर पाए। जहाँ तक प्रश्न है, पूरा विश्व कोरोना से त्रस्त था और इस कोरोना काल में समझ लीजिए कि बैलेंस करना, जिस तरह से बैलेंस किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में हमारा जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, वो थोड़ा एक्सपोज हो गया, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो किसी देश को काम करना चाहिए वो नहीं हो सका था। ये सामने आया जब हम लोगों ने देखा कि हमारे जो अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। तो मैं 2-3 सेक्टर में स्पेशली कहूँगा, विशेषकर कि जो 27% के आसपास इन्होंने स्वास्थ्य में जो बढ़ाया है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में ही मैं बात करूं तो जैसा अभी यूक्रेन में हम लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन और अन्य देशों में जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा समय है झारखंड सरकार को, और इस विषय पे विचार करना चाहिए कि जब ये बात हो रही है कि सारे हमारे जिला अस्पताल 300 बेड के हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि सब जगह हमें मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बना सकें। और हर जिला में यदि हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ में सदर अस्पताल जुड़ जाएगा तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी इस कार्यक्रम में आने के पहले देख रहा था प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे जो यूक्रेन से लौटे हैं वापस। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग इस प्रयास में हैं कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर इस तरह का हो पाए भारत के सभी ज़िलों में,
तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सर, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई है, इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा बिना किसी मॉर्गेज के बच्चों को। हायर एजुकेशन में जो बच्चे बाहर जाए, इसके पहले भी एक स्कीम सरकार चला रही है जिसमें बच्चों को विदेश जाने के लिए सहयोग करती है आर्थिक मरांग होम के पारगमन योजना करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हायर एजुकेशन पर? नहीं, देखिए, ये मैं बता ना कि अब बजट जो देखता ना, अब जो है सोसाइटी के एस्पिरेशन को बताने वाला बजट होता है। सोसाइटी का एस्पिरेशन है। आप देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कितना ले पाएंगे, क्या होगा, लेकिन एक एस्पिरेशन पैदा करने वाला, जो बताया कि ना लोगों में उसकी आकांक्षाओं को दिखाने वाला बजट है कि अगर आप उच्च शिक्षा को में रुचि रखते हैं, आपको लगता है कि आप आगे जा सकते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट की ओर से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से आया है, ये बहुत आवश्यक चीज़ थी कि आप अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को आप ये बता सकते हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस मामले में मैं बताऊंगा कि इसके पहले दूसरे राज्यों ने पहले कर लिया है। इस बार ये राज्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यहाँ के विद्यार्थियों के बीच ये मैसेज बिल्कुल होना चाहिए था कि भाई हमारे पास भी ये चीज़ें हैं। अगर हम पढ़ना चाहें, अपने सपनों को पूरा करना चाहें, तो हमारे लिए भी आर्थिक मदद के लिए चीज़ें हैं और ये बहुत आवश्यक था हम जैसे राज्य के लिए, हमारे जैसे राज्य के लिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अभी जैसे बता रहे थे विनय भाई की मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से तुलना करें या इससे तुलना करें, पता चले झारखंड में उतना वहाँ केवल एक हिस्से में ही जितने यूनिवर्सिटी है उतना पूरे राज्य भर में अपने यहाँ नहीं है, उतने फेम की यूनिवर्सिटीज़ भी। हाँ, तो ये सब कमी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे बच्चों को यह आश्वस्त करती है गवर्नमेंट कि भैया तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये योजना है, तो बहुत आवश्यक योजना है। एक और है कि जब कोरोना का पहला फेज़ चल रहा था तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था और इंटरव्यू करने के लिए टीटी झारखंड के लिए। तो मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका क्या है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हम तो गरीब लोग हैं, गरीब राज्य है, कम से कम कोई आदमी भूख से न मरे, पहले तो हमारी कोशिश यही है। और इस बजट में देखा कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो लोग आच्छादित हैं, राशन कार्डधारी, उनको 1 रुपये में 1 किलो दाल भी हर महीने दिया जाएगा। कुपोषण को रोकने में ये एक, कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक चीज़ है सोशल सेक्टर में। और देखिए, ये सब बहुत नोशनल भी है। आप जब करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दाल, लेकिन उसको समझ में आएगा कि दाल चीज़ें उपलब्ध हैं मेरे लिए। ये बहुत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग ये हो जाए, लेकिन नोशनल है। ये आपको एक आश्वस्ति देता है, राज्य की ओर से एक आश्वस्ति भरा चीज़ है। बहुत सारे लोग मैंने इस बहस में भी अब उलझते हैं, मुझे देखा है मैंने। सो कॉल्ड जो एलीट क्लास है, उस बात को लेके फ्री में जी आजकल ये मिड डे मील चलाता है, बहुत दिक्कत है, सरकार क्यों चलाती है इसके, लेकिन ये आश्वस्ति चाहिए। आपके जो प्रीलिमिंग जो है लिखा हुआ प्रेम्बल जो है, वो लिखा हुआ है कि ये वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी है। तो लोक कल्याणकारी के लिए इस तरह के बजट में आश्वस्ति होनी ही चाहिए। उसके बिना आप माने आगे जो चीज़ें करनी है, ये आश्वस्ति के बाद ही चीज़ें होती हैं। अच्छा, और सर झारखंड में क्योंकि बहुत कृषि का स्कोप नहीं है, जो स्कोप है उसमें काफ़ी अच्छी कृषि करते हैं किसान यहाँ के। उद्योगपतियों को लेके काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कई संभावनाएं हैं, कई सारे उद्योग यहाँ लगे, बहुत पहले जब औद्योगिकरण भारत का हो रहा था, और अभी वो प्रक्रिया जारी है। इस बजट में से जो बिजनेस क्लास है उसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है? देखिए, जहाँ तक उद्योग का सवाल है, तो मैं कहूँगा उद्योग के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। उसका मुख्य कारण ये है कि आप यदि 20 वर्षों में जब से झारखंड बना है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम कोल खदान के ऊपर बैठे हैं, लेकिन 20 वर्षों में हमने 1 मेगावाट भी प्रोडक्शन में ऐड नहीं किया। जो औद्योगिकरण की संभावनाएं थी झारखंड में जब झारखंड बना, वो मैं समझता हूँ कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। अभी क्या है कि सारे राज्य देश के सब अपने अपने औद्योगिक नीति के साथ में हैं, और लोक लुभावन जिसको हम औद्योगिक नीति बोले उसके साथ हैं। तो यदि हमें वाकई में उद्योग लाना है, तो हमें
उसी तरह के लोक लुभावन नीतियाँ आनी चाहिए। मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि हमने इनहेरिट किया है कुछ हमारे प्रॉब्लम्स भी। तो हमारे बाहर के यदि औद्योगिक घराने यहाँ आएंगे तो उनको कुछ और ज़्यादा मिलेगा, तभी वो आ पाएंगे, नहीं तो उनके लिए जो स्टेट, जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, वो वहीं चले जाएंगे। दूसरी बात, उद्योग में जो हम लोग सोच रहे थे कि एक आएगा, यहाँ के उद्योग आज के दिन में 60 से 65% उद्योग रुग्ण अवस्था में है किसी भी कारण से। मैं विशेषकर एसएमई सेक्टर की बात करता हूँ। मैं पूरी तरह रुग्ण नहीं कहूँगा, पूरी तरह रुग्ण में हो सकता है 20-25-30% ही हो, लेकिन 30-40% का रिहेबिलिटेशन हो सकता है। हम गत वर्ष भी जो बजट आया था उसमें उस समय भी वित्त मंत्री ने कहा था कि हम रुग्ण उद्योगों के प्रति ध्यान देंगे और उसके लिए हम कोई नई नीति लाएंगे, लेकिन वो नीति आज तक नहीं बनी और इस बजट में भी उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। रुग्ण उद्योगों को यदि हम लोग अच्छे तरीके से देख करके कोई समिति बना करके उनको हम चला सकें जहाँ तक संभव हो, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ लोगों को नौकरी ही नहीं देगा, बल्कि हम पुराने अपने उद्योगों को पुनर्जीवित करके हम उससे काम चला सकते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी जो अभी तक वित्त मंत्री ने अपने बजट में नहीं कहा। तीसरी बात मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि झारखंड में जहाँ तक टूरिज़्म बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता था, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं की गई। जैसे समझ लीजिए, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो जहाँ पर सी है या स्नो है उसको हम लोग टूरिज़्म बोलते हैं। तो हमारे पास लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको टूरिज़्म में आगे कर सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, हम पारसनाथ जैसा हमारे पास जगह है जहाँ पर जैनियों के लिए, पूरे विश्व के जैनियों के लिए वो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। या उसके बाद हम लोग ये समझें कि देवघर जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है। तो इन दोनों को हम लोग कैसे विकास कर पाएँ, क्योंकि असल में इसके टूरिज़्म के मकसद से अभी तक विकास नहीं हो पाया है। यदि हम आज वो विकास करते हैं जो एक उद्योग के ही तरीके से किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा काम होगा, हमारे यहाँ अच्छे टूरिस्ट आएंगे। जहाँ तक टूरिज़्म में बात हुई है तो अभी जलाशय में कुछ करने की बात हुई है या इस तरह के रोपवे लगाने की, तो ये अट्रैक्ट करता है लोकल टूरिज़्म को। ये कोई बाहर से कोई दूसरे प्रदेशों से टूरिज़्म नहीं आ पाता है। बाहर से यदि हम लोगों को लाना है तो हम लोगों को इनका विकास करना ज़रूरी होगा। जैसा अभी बनारस में जिस तरह का विकास हुआ, जिस तरह का विश्वनाथ कॉरिडोर, तो मैं समझता हूँ कि देवघर में वैसा कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि उससे हमें, हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। संजय जी, देवघर में प्रभात खबर के संपादक रहे हैं, जो धार्मिक टूरिज़्म की बात सरागी साहब कर रहे हैं, कितना स्कोप आपको दिखता है और सरकार को क्या करना चाहिए इसको अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। विनय भाई जैसा बता रहे हैं कि रुग्ण उद्योगों के लिए इस बार रखा है वित्त मंत्री जी ने, उसके लिए 50 करोड़ रुपया के बजट का प्रावधान रखा है। जो रुग्ण उद्योग हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशली रखा है, दिया है। थोड़ा सा मैं उसको कर दूं। दूसरा कि जैसे मैंने बता रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस जो टूरिज़्म हो सकता है वो उसका स्कोप तो हमारे यहाँ ज़बरदस्त है पूरी तरीके से, क्योंकि बुद्ध को लेकर के जो चीज़ें झारखंड के पास है वो हम आज तक कभी बताते नहीं हैं। हाँ, आप बिल्कुल नहीं बताते। की चर्चा श्रीलंका में के, बैंकॉक के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, चीन के, जापान के बुद्धिस्ट लोगों का सेंटर आज भी बोध गया तक है, जबकि हमारे यहाँ ईंट खोरी का जो महत्व है और इवन जो देवघर के आसपास के इलाके हैं वो बुद्ध के बहुत बड़े सर्किट हैं। तो ये चीज़ छूट, हर बार के बजट में ये चीज़ें छूट जाती हैं और मुझे लगता है कि इसको लेकर के अलग से चीज़ें बार बार अनाउंसमेंट होता है। बजट में इस चीज़ों को रखने से लोगों में एक अलग किस्म की, मैंने कहा कि ये नोशनल ही होगा, लेकिन ये चीज़ें होंगी कि ये दिखेंगी, ये बहुत आवश्यक है। और जैसे आपने बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए कि अपने यहाँ भी देवघर बाबा धाम में हो, ये मैं आपको बता दूं कि सेंटर की ये योजना है, जो बाबा विश्वनाथ की भी योजना है, वो उत्तर प्रदेश की कोई योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। उस योजना का मैं बता दूं कि प्रसादम योजना का नाम है और उसमें देवघर सेलेक्टेड है ऑलरेडी।
अनाउंस्ड है, देवघर अनाउंस्ड है। अब वो केवल वक्त की बात है कि वो उसको चीज़ों को होना है कि एक उसके लिए अलग से राशि भी आई हुई है, उसके पूरे अधिग्रहण करना है, आसपास के इलाकों को लेना है और उसको जो है ये बिल्कुल है, ये होना ही है देवघर को। लेकिन उसकी देवघर के अलावे भी बहुत सारी चीज़ों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो और टूरिज़्म का जो एक तरीके से अब जो बना है, तो हमारे पास तो फॉरेस्ट जैसा चीज़ है जो दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट है, फॉल्स हैं। हाँ, आप नहीं देखे ना, आप यदि कर्नाटक यदि जाएं तो जिस हिसाब से जैसा कहा भाई संजय जी ने कि वहाँ पर इस तरह से फॉरेस्ट को डेवलप किया है कि आज इतना बड़ा टूरिज़्म बढ़ गया, स्पेशली कर्नाटक में। आज हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ये हो सकता है कि हम लोग उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके अखबार में विज्ञापन छपा था आज या कल के अखबार में कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक ऐड निकाला है कि आपके पास अगर अच्छी तस्वीरें हैं तो आप इस फोटो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, और अगर आप चुने गए तो आपको एकोमोडेशन और खाने की व्यवस्था कुछ टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएगी। तो सरकार मुझे लगता है कि प्रयास कर रही है इस क्षेत्र में, और ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि ये हो। झारखंड ऐसे राज्य में जहाँ पे आदिवासियों की आबादी बहुत ज़्यादा है या फिर वैसे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है जिनकी आय कम है, तो सामाजिक सुरक्षा का मसला काफ़ी गंभीरता से उठाया जाता है और बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी यहाँ जो अंतरे जैसे एक्टिविस्ट काम करते हैं। जो पेंशन, इस सब के लिए जो पेंशन योजना लागू की गई, या सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से अगर आपसे मैं पूछूं कि कैसा ये बजट है, बजट में कैसे फोकस किया गया उस पर, तो आप क्या कहिएगा? ये बिल्कुल इस बार का अगर कोई बजट कहा जाए तो ये सोशल सेक्टर का बजट है। इसीलिए विनय भाई ये मैंने जब बता रहे थे तो उनको लगा कि शायद उद्योग के लिए नहीं है, कुछ लगा, क्योंकि पूरा फोकस आप देखिए अगर तो हेल्थ पर है और सोशल सेक्टर के जितने सेगमेंट्स हैं उसको इसने इस बजट ने एड्रेस करने की कोशिश की है हर किस्म से, हर एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर उनके लिए पोषण के लिए बात है, उनके लिए एजुकेशन की बात है, ST SC के बच्चों के लिए कैसे, और OBC के बच्चों को भी विदेश भेजने की जो योजना है, ये उसके लिए मैंने ये बताने के लिए बजट में है और पूरे स्पष्ट रूप से रखे गए हैं, प्रावधान है। और बेसिकली बजट मेरी जो समझ है बहुत मुझे बहुत वित्तीय ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ समझ, लेकिन बजट के क्या होता है, बजट ये बताने के लिए होता है कि राज्य किस तरीके से अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपनी राशि कहाँ कहाँ ऐसे जगह खर्च करना चाहता है इसमें राज्य का विकास दिखे, राज्य के हर आदमी अपने को लगे कि इस राज्य में हमारी हिस्सेदारी है। और इस मायने में ये बजट मैं बता रहा हूँ, और अब लगातार देखिएगा सेंटर का भी बजट देखिए या स्टेट का भी बजट देखिए, तो अब जो बजट में जो अर्थशास्त्री हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिना सोशल सेक्टर का ग्रोथ इंजन जो है आपके सोशल सेक्टर से ही निकलता है, कि अगर आपके आदिवासी भाई बहन पढ़ेंगे, समाज में हिस्सेदारी होगी तो उनमें परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, और जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो चीज़ों का आपके स्टेट का GDP माने आप उससे ज़्यादा आपके जो नेशनल GDP से ज़्यादा से आपका ग्रोथ दिखेगा। ये अब बिल्कुल इस आधार पे पूरी तरह सेट हो रहा है और इस बजट में दिखता है। आप अगर देखिए बजट के पूरे उसमें आप हेल्थ सेक्टर का है क्या, ये तो बिल्कुल आप ये देखिए, मैं बताऊं कि आदिवासियों में जो हमारे यहाँ और जो प्रिमेटिव ट्राइब्स हैं उनके यहाँ हेरिडेटरी वाले रोग हैं, सिकल सेल वाली आपको बताऊं, ऐसे एनीमिक बच्चों की चीज़ें हैं, ये सब बहुत बड़ा एड्रेस है। और ये अगर हेल्थ सेक्टर का फोकस है, जब ये फोकस दिखेगा वहाँ कुपोषित बच्चों को लेकर के जो बात हुई है बजट में, वो सब जब दिखेगा तभी आप एक माने मजबूत राज्य जो दिखना है ना वो वहीं से हो सकता है। केवल ऊपर जो चीज़ें हैं कि बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स घोषित कर दिया, जैसे इस बार किया है कि भाई हम स्टेट जो है गोबर भी खरीदेगी, ये बेसिकली पॉपुलिस्ट मूव है, उसका एक बहुत मैकेनिज्म और वो बहुत क्लियर नहीं होता। छत्तीसगढ़ में बड़ी आलोचना हो रही है सरकार की, छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है तो उन लोगों ने एक रखा है, तो ये पॉपुलिस्ट जैसा है। लेकिन दूसरे और सारी चीज़ें जो जिसमें रियल में चीज़ें हैं, अभी जब से आपने बताया कि यूनिवर्सल पेंशन, हम और आप जो है जो लोग मध्यम वर्गीय हैं उन्हें लगता है कि अरे गवर्नमेंट तो बेकार कर रही है, लेकिन आप सोचिए कि 1000 रुपये का भी जो है आर्थिक मदद उसको अगर स्टेट की ओर से आता है तो
तो स्टेट के प्रति विश्वास बढ़ता है। और इस राज्य में जहाँ नक्सलिज्म की बड़ी समस्या है, जहाँ लोगों के दिमाग में वो कर गया कि ये लोकतंत्र हमारे लिए कुछ नहीं करता है, ये स्टेट हमारे लिए कुछ नहीं करता है, ऐसे समय में उनकी हिस्सेदारी कैसे निश्चित होगी, इसलिए ज़रूरी है। चलिए, अब हमारे कार्यक्रम में 2 मिनट का वक्त है। हाँ। इसलिए मैं ये सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि उद्योगों के लिए मतलब किस तरह की संभावनाएं थी, क्योंकि एक तो है हमारे पास बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं औद्योगिक, जमशेदपुर और बोकारो जैसी, लेकिन एसएमईज भी हैं। आदित्यपुर का पूरा इलाका एसएमईज से भरा हुआ है। किन सेक्टर्स में मैंने उद्योगों का विकास किन सेक्टर्स में हो सकता है, किन नए सेक्टर्स में, या कौन से पुराने सेक्टर हैं जिन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि पहले जब झारखंड बना तो हम लोग ये सोचते थे कि स्टील सेक्टर या कोयला से आधारित उद्योग यहाँ लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब हम यूज़र भी हो गए, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है हम यूज़र भी हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का कारखाना, लेकिन अब ये जो औद्योगिकरण होना चाहिए वो केंद्रित नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि छोटे जो ज़िला हैं वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं बड़े शहरों में। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो औद्योगिकरण हो वो समान तरीके से हो। जैसे गढ़वा जिला में भी कोई उद्योग लगे, क्योंकि आज यदि साइकिल का उद्योग लगाना है तो यदि वो गढ़वा में लगता है या साहेबगंज में लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जैसे समझ लीजिए कि इस तरह के उद्योग, अब पहले के ज़माने में ठीक है हम लोगों के यहाँ जो माइंस हैं उसको मिनरल्स को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से हम लोग बात करते थे। लेकिन आज के समय में जैसे अभी हमने टेक्सटाइल का हुआ तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल के काफ़ी उद्योग लगे, लेकिन कोई कारण से कोरोना में वो आगे नहीं चल पाया। फूड प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं, लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में लग सकते हैं और इसका औद्योगिकरण यदि तरीके से हुआ तो हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में आ जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ। अब मुझे मेरे पास वक्त नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट का आकलन आप भी अपने हिसाब से कर रहे होंगे, और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल, यह साल जो बजट सत्र है, या झारखंड के विकास का साल हो, या बजट झारखंड के सभी लोगों के लिए विकास का संदेश लेकर आए। मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।